अब अपन नेक्स्ट टॉपिक उपसह संयोजक यौगिकों में बंधन के बारे में बात कर रहे हैं। उपसह संयोजक यौगिकों में बंधन का मतलब होता है कि केंद्रीय धातु परमाणु के साथ लिगेंड जो है उपसह संयोजक बंध कैसे बनाते हैं, कौन से सिद्धांत के द्वारा बनाते हैं, उसमें केंद्रीय धातु आयन का क्या काम है या केंद्रीय धातु परमाणु का क्या काम है, लिगेंड का क्या काम है। तो ये बंधन बनाने के लिए दो सिद्धांत काम में लिए जाते हैं। कितने सिद्धांत काम में लेते हैं? दो सिद्धांत। नंबर एक है संयोजकता आबंध सिद्धांत। कौन सा है? संयोजकता आबंध सिद्धांत। इसको अपन वीबीटी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? वीबीटी के नाम से भी। तो वीबीटी अपन ने क्लास 11th में भी पढ़ा था। तो उसमें अपन ने क्या देखा था कि उसमें जो परमाणु होता था वो परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देकर के उसके साथ संकरण करता था, और जितने कक्षक, जैसे अपन sp3 संकरण की बात कर रहे थे उसमें, तो एक s कक्षक और 3 p कक्षक आपस में जुड़कर समान ऊर्जा एवं समान आकृति के 4 नए संकृत कक्षकों का निर्माण करते थे। उनकी ऊर्जा, चारों संकृत कक्षकों की ऊर्जा लगभग समान होती थी और चारों संकृत कक्षक आपस में जुड़कर के चतुष्फल की संरचना का निर्माण करते थे। ऐसे अपन sp2 संकरण के बारे में पढ़ा था। sp2 संकरण में एक s और 2 p कक्षक आपस में जुड़ते थे, 3 नए संकृत कक्षकों का निर्माण होता था और त्रिभुजाकार आकृति प्राप्त होती थी। इसी प्रकार अपन एक sp संकरण की भी बात की थी। sp संकरण में अपन देखा एक s और एक p दोनों मिलकर के 2 नए संकृत sp कक्षों का निर्माण करते थे। उनकी ऊर्जाएं भी आपस में समान होती थी और वो जुड़ करके एक सीधी रेखा यानी सरल रेखी आकृति का निर्माण करते थे। फिर अपन sp3d, sp3d2, sp3d3, dsp2, dsp3, d2sp3 ऐसे संकरणों के बारे में भी चर्चा की थी 11th में। दूसरा सिद्धांत होता है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब मैं इन दोनों सिद्धांतों की अपन पूरी व्याख्या करेंगे। तो मैं पहला सिद्धांत लेता हूँ यहाँ पर, संयोजकता आबंध सिद्धांत। तो ये इस सिद्धांत का प्रतिपादन वैज्ञानिक पॉलिंग ने किया था। किसने किया था? वैज्ञानिक पॉलिंग ने। तो उसने क्या बताया? उसने बताया केंद्रीय परमाणु में आवश्यकता अनुसार निर्धारित संख्या में रिक्त s, p एवं d परमाणु कक्षक होते हैं। अपन केंद्रीय धातु परमाणु को कितने कक्षकों की जरूरत है ये देखना। जैसे मान लो अपन कोई एग्जांपल की बात करते हैं, NiCN4। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? NiCN4 -2। ये मान लो मैंने कोई यौगिक ले लिया, तो इसमें केंद्रीय धातु परमाणु कौन सा है? निकल। तो निकल के साथ कितने लिगेंड हैं? 4 है। निकल को, इन चारों लिगेंड को जगह देने के लिए, निकल को इन चारों लिगेंड, क्यों? लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दान देते हैं। लिगेंड क्या करते हैं? अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दान देते हैं, और वो दान दे करके केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं, और उन उपसहसंयोजक बंधों की सहायता से उनमें बंधन होता है। तो यहाँ पर बात कर रहे थे अपन पहले पॉइंट में कि उनको कितने sp, d एवं कक्षक, sp एवं d कक्षक की जरूरत होती है। तो निकल के साथ जैसे 4 साइनाइड जुड़े हैं, इसका मतलब निकल को 4 कक्षकों की जरूरत होगी। कितने कक्षकों की जरूरत होगी? 4 कक्षकों। तो 4 कक्षक कौन कौन से हो सकते हैं? वो जैसे मान लो एक s और 3 p, sp3 वाले भी हो सकते हैं, यानी एक s ले लें और 3 p ले लें। वो ये भी हो सकते हैं, एक d ले लिया, एक s ले लिया और 2 p ले लिया, ऐसे भी हो सकते हैं। या ना कहने का अर्थ है केंद्रीय परमाणु में आवश्यकता अनुसार कितनी अपन को जरूरत है उतने कक्षक अपन लेंगे, जिनकी संख्या किसकी संख्या के बराबर होनी चाहिए? लिगेंडों की संख्या के बराबर होती है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि केंद्रीय परमाणु के लगभग समान ऊर्जा वाले, यानी केंद्रीय परमाणु की जो खुद की ऊर्जा होती है उसके समान ऊर्जा वाले अपन को कौन से कक्षक लेना है? s, p एवं d कक्षक। फिर इनको आपस में क्या करना है? जोड़ना, और जोड़ने से क्या होगा? इनमें संकरण होगा, तो संकृत कक्षकों का निर्माण होगा। तीसरा पॉइंट अपन कर रहे हैं, ये संकृत कक्षक
लिगेंडों के उन कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं, यानी ये जो संकृत कक्षक बन गए, अब ये किसके साथ अतिव्यापन करेंगे? लिगेंडों के। क्यों? लिगेंड में ऑलरेडी आपको बताया लिगेंड के पास खुद का एक इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, तो वो सीधा ही अतिव्यापन होगा। इसमें क्या होगा? सीधा अतिव्यापन। और लिगेंड क्या करेंगे? वो बंधन है तो अपना इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु परमाणु को देख करके और अपना बंध बनाएंगे। यानी अपन ने इसमें क्या देखा कि संकृत कक्षक जो बन रहे हैं वो लिगेंडों के उन कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं जो बंधन हेतु, यानी लिगेंड बंधन हेतु अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दान देता है। किसको दान देता है? केंद्रीय धातु परमाणु को दान देता है, और फिर वो उसके साथ बंध बनाता है। और बंध बनाते, ये सिद्धांत अपना संयोजकता बंध सिद्धांत के अंदर आया। फिर चौथे पॉइंट की बात कर रहे हैं कि संकरण में केंद्रीय धातु परमाणु द्वारा, अब अपन ये देख रहे हैं ये जो संकरण हो रहा है उस संकरण में केंद्रीय धातु परमाणु के साथ एस, पी और डी कक्षक की जो बात की थी उसमें डी कक्षक कौन से? अंदर वाले काम आ रहे हैं या डी कक्षक बाहर वाले काम आ रहे हैं? यदि डी कक्षक अंदर वाले काम आ रहे हैं तो अपन उसको कहेंगे आंतरिक कोश के डी कक्षक। और ये n-1 डी दिया है, या ना मान लो 4s कक्षक काम आ रहा है तो डी कौन सा होगा? 3d आएगा। कौन सा आएगा? 3d। इसको अपन आंतरिक कक्षक, या ना जो उच्चतम ऊर्जा लेवल है, 4s का मतलब उच्चतम ऊर्जा लेवल हो गया, उससे एक कम करना अपन को, तो 3d कक्षक उसको बोलेंगे आंतरिक कक्षक संकुल। और मान लो ये 3d नहीं काम आ रहा है, आगे 4s के साथ 4d काम आ रहा है, अगले वाला कक्षक काम आ रहा है, तो अपन उसको कहेंगे बाह्य कोश के डी कक्षक। क्या कहेंगे उसको? बाह्य कोश के डी कक्षक। तो दो तरह के डी कक्षक काम आ सकते हैं, और ये दोनों कक्षक केंद्रीय धातु परमाणु के साथ संकृत करके या अतिव्यापन करके निम्न चक्रण संकुल कब बनाएगा? जब आंतरिक कोश के डी कक्षक काम आएंगे तब तो निम्न चक्रण संकुल बनेगा, और जब बाह्य कोश के डी कक्षक काम आएंगे तो उच्च चक्रण संकुल प्राप्त होगा। अब संकरण हो गया, तो संकरण होने के बाद केंद्रीय धातु परमाणु से लिगेंड जुड़ गए। वो लिगेंड जो जुड़े और जुड़ने के बाद उनकी ज्यामिति कैसी प्राप्त हो रही है, ये चीज़ का ध्यान देना। तो कह रहे हैं इस प्रकार प्राप्त DsP2 के संकरण से वर्ग समतलीय ज्यामिति प्राप्त होती है, sp3 संकरण से चतुष्फल की ज्यामिति प्राप्त होती है, और D2sp3 या sp3d संकरण होगा तो अष्टफल की ज्यामिति प्राप्त होती है। तो ये सिद्धांत में अपन को बताया गया, तो मैं इसको वापस रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले ये पॉइंट था कि केंद्रीय धातु परमाणु में आवश्यकता अनुसार रिक्त sp एवं d कक्षक लिगेंडों की संख्या के बराबर होने चाहिए। दूसरे में कहा अपन ने कि इन कक्षकों की ऊर्जा केंद्रीय धातु परमाणु के साथ समान होनी चाहिए ताकि वो आपस में जुड़कर संकृत कक्षकों का निर्माण कर लें। तीसरा कहा है ये संकृत कक्षक लिगेंडों के उन कक्षकों के साथ ही अतिव्यापन करते हैं जो बंधन हेतु इनको अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दान देता है। चौथी पॉइंट अपन ने कहा केंद्रीय संकरण में केंद्रीय धातु परमाणु के कौन से कक्षक काम आ रहे? यदि अंदर वाले कक्षक काम आ रहे तो इसको कह रहे हैं आंतरिक कक्षक संकुल, और इससे निम्न चक्रण संकुल प्राप्त होते हैं। यदि बाहर वाले काम आ रहे इसको बाह्य कोश के डी कक्षक बोल देंगे, और उससे उच्च चक्रण संकुल प्राप्त होता है। और पांचों पॉइंट में लास्ट में मैंने कहा कि संकरण के बाद इनकी जो ज्यामिति है वो कैसी प्राप्त हो रही है कि मान लो यदि DsP2 संकरण प्राप्त हो रहा है तो इनकी ज्यामिति वर्ग समतलीय प्राप्त हो रही है। sp3 संकरण है तो चतुष्फल की होती है। D2sp3 या sp3d2 संकरण है तो अपन को अष्टफल की ज्यामिति प्राप्त होती है। अब मैं इस सिद्धांत को यानी VBT सिद्धांत को समझाने के लिए आपके 4 एग्जाम्पल ले रहा हूँ। कौन कौन से ले रहा हूँ? NiCN होल 4 -2, NiCl 4 -2, CONH3 होल 6 +3 और COF6 -3। NiCl4 +2 है, ठीक है ना। अब पहले एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, यानी इन चारों एग्जाम्पल को आपको समझाएंगे VBT सिद्धांत के द्वारा। VBT सिद्धांत में मेन जो चीज़ें थी छोटी छोटी वो आपने ध्यान में दी कि पहले तो अपन को केंद्रीय धातु परमाणु के आवश्यकता के अनुसार sp और d कक्षकों को लेना है, फिर उनकी ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए, फिर उनका संकरण करवाने के बाद उनकी ज्यामिति देखनी है, और ये भी देखना है कि कौन से कक्षक काम आ रहे हैं, अंदर वाले कक्षक काम आ रहे हैं या बाहर वाले कक्षक काम आ रहे हैं। अब इस एग्जाम्पल के द्वारा अपन समझेंगे। तो सबसे पहले अपने पास इस एग्जाम्पल में यानी फर्स्ट एग्जाम्पल जो बात कर रहा हूँ इसमें केंद्रीय धातु परमाणु कौन सा है?
तो केंद्रीय धातु परमाणु हमेशा धातु होती है, तो इनमें धातु कौन सी है? निकल है। इसमें भी कौन सी है? निकल है। इसमें कौन सी है? कोबाल्ट है। इसमें भी कौन सी है? कोबाल्ट है। और बाकी इसके साथ क्या लगे हुए हैं? लिगेंड। तो मैं पहले एग्जाम्पल में केंद्रीय धातु परमाणु या ना Ni, किसका? Ni का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूँगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए मेरे को उस परमाणु का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है अपन को। तो इसका अपने परमाणु क्रमांक कितना है? कि Ni का परमाणु क्रमांक होता है 28। कितना होता है? 28। तो 28 के अकॉर्डिंग इसके अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d8। अब इनको गिन के देख लो, 28 हुए या नहीं हुए? 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20 और 8, 28 हो गए पूरे 28। तो अब इनको क्या ना, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे। क्या निकालेंगे? दूसरा पॉइंट में कि Ni का ऑक्सीकरण अंक क्या है या इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। तो अपन लिखेंगे Ni की ऑक्सीकरण अवस्था। अपन ऑक्सीकरण अंक भी लिख सकते हैं, ऑक्सीकरण संख्या भी लिख सकते हैं और ऑक्सीकरण अवस्था भी लिख सकते हैं। तो तीनों ही चीज़ में कोई डिफरेंस नहीं है, गड़बड़ होने की कोशिश। तो अपन सबसे पहले इस सिद्धांत को समझने के लिए 4 एग्जाम्पल काम में ले रहे हैं। कितने एग्जाम्पल? 4। कौन कौन से? NiCN(-2) एक, NiCl4(-2) दूसरा, CONH3(6+3) तीसरा और COF6(-3) चौथा है। ये 4 उदाहरणों के द्वारा अपन एक सिद्धांत समझेंगे। कौन सा सिद्धांत? संयोजकता आबंध सिद्धांत। तो संयोजकता आबंध सिद्धांत में 5 बातें मोटी मोटी आपको बताई गई थी। क्या बताई गई थी? कि एक तो केंद्रीय धातु परमाणु के आवश्यकता अनुसार S, P और D कक्षकों का चयन करना है। दूसरी बात आपको बताई है कि इन कक्षकों की ऊर्जा का मान और केंद्रीय धातु परमाणु की ऊर्जा का मान लगभग समान होना चाहिए। चौथी बात अपन ने ये बताई, केंद्रीय धातु परमाणु को लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके उसके साथ संकरण करेगा, यानी उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करेगा। पांचवी बात अपन ने बताई कि इनकी यानी केंद्रीय धातु परमाणु की और लिगेंड की इनकी ऊर्जा का मान भी लगभग समान होना चाहिए। फिर जब संकरण हो जाएगा, अतिव्यापन हो जाएगा, तो अपन देखेंगे इनसे ज्यामिति क्या प्राप्त हो रही है। तो अपन देख रहे हैं यदि मान लो DsP2 संकरण है तो अपन देख रहे हैं वर्ग समतुल्य ज्यामिति प्राप्त हो रही थी। sp3 संकरण यदि अपन को प्राप्त हो रहा है तो चतुष्फल की ज्यामिति प्राप्त हो रही थी। D2sp3 या sp3d2 संकरण प्राप्त हो रहा है तो अपन को अष्टफल की ज्यामिति प्राप्त हो रही थी। तो इन सभी बातों को समझने के लिए अपन एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल मैं कौन सा ले रहा हूँ यहाँ पर? NiCN(-2) ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं आपके वहाँ से पहले। तो अब सबसे पहले मेरे को दिमाग में ये लाना है कि इस सेंट्रल एटम कौन सा है? निकल। यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन सा है? केंद्रीय धातु परमाणु जिसको बोलते हैं। इन दोनों में निकल है और इन दोनों में कौन सा है? कोबाल्ट है और बाकी इसके साथ लिगेंड लगे हुए। तो इस निकल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए मेरे को इसका परमाणु क्रमांक ध्यान में होना चाहिए। तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 28। कितना होता है? 28। तो 28 के हिसाब से मैंने इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया। अब दूसरी बात मैं ये देखूंगा इसकी ऑक्सीजन अवस्था क्या है। तो ऑक्सीजन अवस्था निकालने के लिए आपको 30 एग्जाम्पल मैंने बताए थे कि केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीजन अंक हमेशा निकालते हैं तो उसको हमेशा अपन x लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं? x। तो मैंने यहाँ इसको x ले लिया। किसको? Ni के ऑक्सीजन अंक को। फिर लिगेंड कितने? 4 और इसकी कितनी है खुद की ऑक्सीजन अवस्था? -1 है और ऊपर कितनी लिखी है? -2 सामने लिख दिया मैंने। तो यहाँ से मैंने x का वैल्यू +2 निकाल दिया, यानी Ni के ऊपर +2 आ जाएगा चार्ज। कितना आ जाएगा? +2। तो Ni +2 आते यानी Ni +2 आयन बन गया। पहले Ni प्लस क्या था? Ni क्या था? खाली परमाणु था। अब Ni +2 क्या बन गया? एक आयन बन गया। अब इस आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, यानी आप प्लस लगाने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। ये हुआ। क्लास 9 में अपन ने बोला कि प्लस किस कब बनता है? कि जब अपने इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। माइनस कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। तो यहाँ प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागना। अब अपने दिमाग में ये लाना कि
इलेक्ट्रॉन किसका त्यागना, कौन सा कक्षक में से इलेक्ट्रॉन त्यागना है। तो दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए, बाह्यतम कक्षक कौन सा है, सबसे बाहर वाला कौन सा है। तो यहाँ पर देखो ये तो 1 अंदर वाला हो गया, 2 इसके आगे वाला हो गया, 3 इसके आगे वाला हो गया, तो 4s है। कौन सा है बाहर वाला, 4s, क्यों 3d तो अंदर वाला हो गया, 4s बाहर वाला, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। इन 2 इलेक्ट्रॉन को अपन त्याग देंगे, तो उसके हिसाब से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आ गया, 4s 0 लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब इसकी मूल अवस्था क्या है, या ना जब मूल अवस्था अपन को लिखनी होती है तो अपन बाहर वाले 2 कक्षक को ही काम में लेते हैं, बाकी को हम ले लेते। क्यों नहीं लेते, ये भी दिमाग में आपका आना चाहिए कि बाकी सभी के सब कक्षक पूर्णतः भरे हुए हैं, इसके लिए काम नहीं आएंगे। डी में 10 होना चाहिए, वहाँ 8 ही भरा हुआ है, इसका मतलब ये काम आ जाएगा। और खाली कक्षक है वो भी काम आ जाएंगे। तो अब इसकी मूल अवस्था मैंने 3d कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन भरे। अब इन 8 इलेक्ट्रॉन को भरने के भी नियम है। कौन सा नियम, वुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। ये क्लास 11th में अपन पढ़ा था, ऑब्बो सिद्धांत के अंतर्गत पाउली का नियम भी पढ़ा था, n+l रूल भी पढ़ा था 11th क्लास में। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं। तो वो रूल क्या कहता था कि जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं और जिस कक्षक में भरना है उनमें पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भर दो। जैसे डी कक्षक भरना है, डी में कितने 5 कक्षक होते हैं, तो 5 में पहले एक इसमें डाल दिया, दूसरा इसमें, तीसरा इसमें, चौथा इसमें, 5वां इसमें, फिर अगला छठा जो इलेक्ट्रॉन है वो वापस इसमें डालेंगे, 7वां उसके बाद डालेंगे, 8वां उसके बाद डालेंगे। ऐसे अपन ने 8 इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर बता दिया। अब मैं कर रहा हूँ Na+2 की संक्रित अवस्था, यानी ये Na+ जो बना था उसकी संक्रित अवस्था क्या होगी। तो संकरण में या ना संक्रित अवस्था प्राप्त करने से पहले आपको ये चीज़ ध्यान में लानी पड़ेगी कि उस केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जो लिगेंड जुड़ा हुआ है वो लिगेंड कौन सी कैटेगरी का है। क्यों, लिगेंड भी 2 कैटेगरी के होते हैं, एक तो प्रबल क्षेत्र लिगेंड होते हैं यानी स्ट्रॉन्ग लिगेंड जिसको बोलते हैं, और दूसरा कौन सा, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, वीक लिगेंड बोलते हैं। तो यहाँ पर जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग जो होता है उसका काम क्या होता है, किसी भी चीज़ को इकट्ठा करना, यानी यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉनों को युग्मित कर देगा, पेयरिंग कर देगा। तो यानी आप संग्रहित अवस्था में अपन देखेंगे तो अपने पास डी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन है, कितने गए 8। तो पहले इन डी कक्षक के 5 कक्षक बना लेते हैं अपन, और 8 इलेक्ट्रॉन को कांड 2-2 के जोड़े के रूप में डाल देंगे। 2 इसमें हो गए, 2 इसमें हो गए, 2 इसमें हो गए, 2 इसमें हो गए, यानी ये कक्षक खाली आ गए। अब क्या होगा, ये कक्षक खाली हो गया, एक 3d का एक कक्षक खाली हो गया अपने पास। किसकी वजह से खाली हुआ कि केंद्रीय धातु परमाणु के साथ स्ट्रॉन्ग लिगेंड जुड़े होने की वजह से खाली हो गई है। यानी उस स्ट्रॉन्ग लिगेंड ने वो जो इलेक्ट्रॉन थे उन इलेक्ट्रॉनों को युग्मित कर दिया उसने। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अपन को कितने पर योगी के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कितने कक्षकों की आवश्यकता है यहाँ पर, 4 कक्षकों। कितने कक्षकों की आवश्यकता है, 4 कक्षकों। तो 4 कक्षक में कौन सा लूँगा, एक तो ये ले लूँगा और यहाँ से लेकर के मैं यहाँ तक। तो अब मैं देखूँगा तो मैंने कौन कौन से कक्षक लिया, एक डी लिया, एक मैंने कौन सा लिया, एस लिया, कौन सा 4s, और 2 मैंने कौन से लिए, पी। तो DsP2 संकृत कक्षक बन गई है। कौन सा बन गया है, DsP2 संकृत कक्षकों का निर्माण हो गया। अब DsP2 संकरण अब क्या करेगा, अब इसके साथ जो लिगेंड है वो लिगेंड इनको अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देगा और इनके साथ बंधन करेगा। क्या करेगा, इनके साथ बंधन करेगा। तो अगले पॉइंट में अपन में इसकी ज्यामिति की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, इसकी ज्यामिति की। तो संकरण जब अपन को प्राप्त हो गया तो अपन को ज्यामिति भी पता लगे। इसमें अपन क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन को तो अपन एरो के द्वारा दर्शाया, और लिगेंड को जो इलेक्ट्रॉन है इनको अपन गोलों के द्वारा दर्शा रहे हैं। और ये कौन दे रहा है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर Cn दे रहा है। ये चारों क्या दे रहे हैं, Cn अपना इलेक्ट्रॉन युग्म या दान दे करके इसके साथ उपसह संयोजन बंध बना रहे हैं। अब मैं 6th पॉइंट जो लिखूंगा वो ज्यामिति के बारे में बात करूंगा। किसके बारे में बात करूंगा, ज्यामिति। तो अभी सिद्धांत में आप लोग को मैंने बता रखा है कि यदि DsP2 संकरण होगा तो वर्ग समतलीय ज्यामिति प्राप्त होगी। तो अपन ज्यामिति का नाम क्या लिख दिया, वर्ग समतलीय ज्यामिति प्राप्त होगी।
उसके बाद ज्यामितीय वर्ग समतलीय बनती कैसे है, इसको अपन बनाएंगे। तो अपन देखते हैं वर्गाकार आकृति। कौन सी आकृति? वर्गाकार, यानी एक वर्ग के समान अपन आकृति बना दी। ये बना दिया। केंद्रीय धातु परमाणु को अपन हमेशा बीच में लिखते हैं और लिगेंड को उसके कोणों पे लिखते हैं अपन। तो यहाँ पर लिगेंड के अंदर बंद कोण कितने का होगा वो भी अपन को देखना है।